हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ना वी हैव टू लर्न अबाउट अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन विच इज़ लाइक आइसोमेरिज्म, है ना। तो मेरे को लगता है अपने को ना थोड़ा सा इसमें बेसिक सी कंफ्यूजन सी होती रहती है कि क्या कहानी होती है, किस तरीके से आइसोमेरिज्म देखना होता है ना। एंड विद दिस डिस्कशन आई थिंक दोनों ही चीज़ें आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगी। आपको ये अगर टॉपिक थोड़ा समझ आता है तो इन जनरल जो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस होते हैं वो भी थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ आने लगेंगे, है ना। तो एक बार ऐसे समझते हैं कि अगर अपन मतलब आइसोमेरिज्म जब भी बोलते हैं तो उसमें अगर काउंट करने लगे कि कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए अपने को, है ना, तो क्या कैटेगरीज हैं अपने पास। तो द फर्स्ट कैटेगरी फॉर अस इज, यू कैन से, पहली कैटेगरी क्या है, फर्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो एक तो हो गया ये, और दूसरी कैटेगरी जो मेन है हमारे लिए वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को लगता है इनमें बेसिक्स पता होने चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं होता है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज लाइक कि जिन चीजों में स्ट्रक्चर अलग हो, ऐसे आइसोमर्स। सबसे पहले तो आइसोमर्स क्या है, जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, है ना। अब वो डिफरेंस क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि दो चीजें ऐसी जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन बाय चांस उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है। अब स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई हमारे पास एक कार्बन 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 ऐसे एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल है बेसिकली। ठीक है, इसको अब आप ऐसा करो, बनाओ 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन यूज करके ही, लेकिन ना इस बार क्या करो, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दो। स्ट्रक्चर मतलब बॉन्ड्स बदल दो इनके, जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड से बदल देते हैं। यानी कि जैसे ये हमने क्या कर दिया, अब जरा ये देखो, अब ये क्या किया, यहाँ पे ये था 1 डिग्री, ये था 2 डिग्री, ये था 2 डिग्री और ये था 1 डिग्री। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 कार्बन कार्बन के बॉन्ड है जो कि 1 से 2 डिग्री को जोड़ रहे हैं, और 2 कार्बन कार्बन के बॉन्ड हैं जो कि, सॉरी दो बोलूंगा एक ही बोलूंगा, एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड है जो 2 को 2 डिग्री से जोड़ रहे हैं। ये बात समझ आ रही है कि दो बॉन्ड्स प्राइमरी सेकेंडरी के हैं और एक बॉन्ड सेकेंडरी सेकेंडरी का है। अब यहां देखो ऐसा कुछ हो भी रहा है क्या, यहाँ तो सबसे पहले लाइफ में सेकेंडरी नाम की चीज ही गायब हो गई। ये जो कार्बन है ये कैसा बन गया, टर्सरी। और यहाँ भी 3 बॉन्ड्स हैं बोलने को कार्बन कार्बन के, लेकिन तीनों ही बॉन्ड्स कैसे हैं, प्राइमरी और टर्सरी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, बेसिकली टाइप ऑफ बॉन्ड ही बदल दिया ऑल टुगेदर। बेसिकली हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल दिया। सेम गोज ट्रू फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। आपको 4 तरह के आई थिंक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स बताए जाते हैं, है ना। तो वो काफी सिंपल से ही होते हैं कोऑर्डिनेशन में, एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना, बहुत ज्यादा उन पे मेरे को लगता नहीं कि डिस्कशन करने की भी जरूरत है या कंफ्यूजन भी होती है इन जनरल, है ना। स्टिल अगर लगा कि एक और उस पर वीडियो बनाएंगे और बना देंगे, एक सेपरेट टॉपिक की तरह उसको डील कर लेंगे। जो मेन दिक्कत आती है जो मुझे लगता है वो आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे हम, बॉन्ड तो जी सेम ही रखेंगे लेकिन एक बॉन्ड की पोजीशन दूसरे बॉन्ड के रिलेटिव चेंज कर देंगे, है ना। तो बेस्ट एग्जांपल स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझने के लिए जो बचपन से आप समझते आए हो सिस्ट्रॉन्स का है ना। तो अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्लोरीन कार्बन के 2 बॉन्ड्स इस तरीके से बनाए, यहाँ भी सेम ही बना रहे हो कि क्लोरीन और कार्बन के 2 बॉन्ड है, कार्बन की डिग्री भी सेम है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो बदली क्या चीज, बदली है सिर्फ इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट बोल सकते हो। जो इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट है ना। स्पेशियल जब बोल रहा हूँ तो क्या मतलब है, वो ये वाला स्पेशियल, है ना। कहीं सोच रहे हो स्पेशल बोलना नहीं आता सर को। तो स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि बेसिकली उनकी स्पेस में एक दूसरे के रिलेटिव जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गई है। कैसे, यहाँ क्लोरीन के ऑपोजिट क्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन के ऑपोजिट हाइड्रोजन। ये चीजें समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म जिनमें, सॉरी ऐसे आइसोमर्स जिनमें बॉन्ड्स नहीं चेंज हुए हैं,
बॉन्ड्स एग्जैक्टली वैसे ही, लेकिन उन बॉन्ड्स की पोजिशनिंग एक दूसरे के रिलेटिव चेंज हो गई है। दे आर, उनको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर्स में, अब बीच में ये मत बोलना कि कन्फर्मर्स क्यों नहीं कर रहे हो, छोड़ो, वो एक अलग कहानी है बिल्कुल ही, है ना। कन्फर्मर्स जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। जब हम आइसोमर्स बोल रहे होते हैं तो इट इज लाइक कि वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट ना हो नॉर्मल कंडीशंस पे। ठीक है, अच्छा, अब यहां से अगर मैं देखूं तो ना ऐसा समझना पड़ेगा अपने को कि भाई इसमें अगर अपन केसेस कंसीडर करना शुरू करें अब, है ना, कि भाई कोऑर्डिनेशन में कैसे चीज़ों को देखना है अपने को, या उससे भी पहले अगर स्टीरियो में देखें कौन सी चीज़ों को देखना है, तो स्टीरियो में दो चीज़ें होती है। दो चीज़ें क्या, एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल मेरे को लगता है जब अपन ये इस तरीके से बोलते हैं ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, कि उनको लगता है कि कोई भी दो आइसोमर्स या तो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे या आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ऐसा नहीं होता है ना। इट इज लाइक, मतलब कि थोड़ा सा अपने को ऐसा समझना पड़ेगा कि ये बोलना फिर भी ठीक है कि कोई भी दो चीजें या तो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या फिर स्टीरियो आइसोमर्स हैं, है ना। अब आप उनमें से ये मत ढूंढने की कोशिश करो कि अच्छा ये स्टीरियो में से ये वाला ऑप्टिकल है दूसरे के सेंस में, ये अगर ये ऑप्टिकल है तो ये किसी का ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है ना। देखो जितना मैं डिस्कशन करता हूँ, जितने डाउट्स वगैरह लेता हूँ, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि हमें ये लगता है कि अगर दो चीजें आपस में या एक कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल कर ही नहीं सकता, है ना। ऐसी सी फीलिंग आ जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ कैसे अपने को, आई थिंक एक जनरल सा प्यारा सा एग्जांपल लेके आई ट्राई टू डिस्कस दिस। सपोज वी हैव Ma2 B2 C2, है ना, काफी पॉपुलर सा एग्जांपल है, काफी पॉपुलर सा क्वेश्चन है। सपोज करो आपको इसके टास्क दे दिया, आप ऑल आइसोमर्स बनाओ इसके, है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये, डब्बा बना देता हूँ, और आपको इसके सारे आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल बना लो उसमें पक्का आपके पास एक M होगा, दो बॉन्ड्स A के होंगे, दो बॉन्ड्स B के होंगे, दो बॉन्ड्स C के होंगे, यानी स्ट्रक्चर तो कभी चेंज ही नहीं होगा, स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके कौन सा आइसोमेरिज्म बनाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम स्टीरियो आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो लेट्स स्टार्ट विद M। ठीक है, अब मेरे को एक चीज ये भी लगती है, अपने को जब भी ये बनाने होते हैं ना ऑक्टाहेड्रल बनाने, अगर आपको शुरू में ये फील करने में दिक्कत आती है कि कौन सा प्लेन कहाँ है, कौन सा प्लेन कहाँ है, आई थिंक यू शुड गो अहेड विद मेकिंग दिस काइंड ऑफ डायग्राम, है ना। ऐसा डायग्राम बना लो, क्योंकि जो जनरली ये डायग्राम बनाते हैं, अब है तो ये भी सही, कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से आप ज्यादा फील ये ले जाते हो कि ये कुछ ऐसे प्लेनर सा स्ट्रक्चर है। प्लेनर नहीं है वो बिल्कुल भी, है ना। तो आप ऐसा डायग्राम बना लो, थोड़ा सा टिल्ट करके बना लो, इट इज टोटली फाइन। एक को थोड़ा डैश बना दो, उससे फील आ जाएगी कि हाँ प्लेनर नहीं है। ठीक है, अब देखो चीजें क्या करनी है। आप पहला एटम डिसाइड करो। ठीक है, आप पहला एटम डिसाइड करो, तो सपोज करो मैंने डिसाइड किया, देखो मैंने इसको एक को डैश रखा था कि ये फील है कि ये पीछे की साइड जा रहा है नॉर्मल प्लेन से। ठीक है, और मैं सबको ना नंबरिंग भी दे दे रहा हूँ ताकि अपने को ये कंफ्यूजन हट जाए लाइफ से कि क्या है क्या नहीं है। मैं थोड़ा सा रेफर कर दूंगा सीधा कि इसको देखो उसको देखो। चलो लेट्स स्टार्ट। अब ना अपने पास क्या क्या ऑप्शन है रखने के लिए, देखो अपने पास 6 पोजीशन है। 6 पोजीशंस में से आपको लगता है क्या कि कोई भी पोजीशन दूसरी पोजीशन से अलग है? कोई सेंस है नहीं उस बात का जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। शुरू में तो 6 पोजीशंस एक जैसी सी हैं, है ना। तो मैटर नहीं करता आप कहाँ रख रहे हो। अगर मान लो यही चीज आपके पास ये होती, बिल्कुल मैटर कर जाता आप कहाँ रख रहे हो, क्योंकि ये जो 3 पोजीशंस हैं ये हमारी इक्वेटोरियल हैं, ये जो 2 पोजीशंस हैं ये हमारी एक्सियल है। लेकिन ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें ऐसा कुछ इक्वेटोरियल एक्सियल है नहीं, ऑल 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल, आप कहीं भी रखो। ठीक है, तो मैं मान लो शुरू करने के लिए 6th पोजीशन पे ए को रख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ए को प्लेस कर दिया। अब जरा थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, ए को यहाँ प्लेस करने के बाद आपके पास कितनी अलग तरह की पोजीशंस आई।
क्योंकि हम शुरू में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यू विल रियलाइज कि दिस इज अ डिसेंट अप्रोच कि आप स्ट्रक्चरल नहीं मिल रहे तो उसके बाद ज्योमेट्रिकल बनाओ, उसके बाद ऑप्टिकल देखो। तो अब आप ए के रिस्पेक्ट में देखो, जो 6th पोजीशन है, 6 के रिस्पेक्ट में आपको कितनी अलग तरह की पोजीशंस दिख रही हैं। तो थोड़ा सा ढंग से सोचोगे ना, तो मेरे को लगता है इतना तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि 1 2 3 4 जो है वो ए 6th के रिस्पेक्ट में बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है, देयर इज नो डिफरेंस। और कौन सी पोजीशन इससे अलग है, वो बोल सकते हो आप 5 वाली, ठीक है। इनफैक्ट अगर ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल दूर वाली पोजीशन को ट्रांस, पास वाली को सिस बोलूं तो इट इज लाइक कि ये सारी पोजीशन सिस हैं और ये सारी पोजीशन, मतलब ये सारी तो ही नहीं, 5th वाली पोजीशन इज ट्रांस। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब क्या समझ आया, अब ये समझ आया कि अगर अब हमें बनाना है तो क्या कर सकते हैं। देखो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो गए, तो मेरे को लगता है जो पोजीशन कम होती है हमेशा उसको पकड़ना चाहिए, है ना। तो कम वाली पोजीशन को पकड़ो, तो ए को मैंने क्या कर दिया, यहां रख दिया। ये बात समझ आई कि ए को मैंने ट्रांस रख दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, ए ट्रांस बनाया, ठीक है। अब ए ट्रांस क्यों बनाना है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर ए बी ट्रांस। एक चीज जो पकड़ ली उसको कंप्लीट करो पहले, है ना। अगर आपने ए ट्रांस बनाना शुरू कर दिया तो लो भाई ये रहा ए और यहां बना दो बी, और एक चीज और बनाओ फिर ऐसे ही कि भाई ये लो, ये रहा आपके लिए ए और ये रहा सी, ठीक है। मतलब मेन पॉइंट ये है कि आप एक जो चीज शुरू कर रहे हो उसको रैंडमली मत ड्रॉ करो, है ना, एक ऑर्डर में ड्रॉ करो। तो वो ऑर्डर क्या है कि ए के सामने ए आएगा, ए के सामने बी आएगा, या फिर ए के सामने सी आएगा, ठीक है। उनका होगा क्या वो बाद में देख लेंगे। अब जरा सोचो, ये जो पोजीशंस आ गई हैं, ठीक है, जो पहला डायग्राम मेरे पास आ गया, थोड़ा सा केयरफुली सोचो। अब इसमें जो चारों पोजीशन बच गई, डू यू थिंक चारों पोजीशंस आइडेंटिकल है। अभी जितना बन गया है उसके रिस्पेक्ट में तो चारों आइडेंटिकल है ना। तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी नई चीज कहाँ रख रहे हो। तो सपोज करो मैंने बी यहाँ रख दिया। अब फिर से सोचो, बी के रिस्पेक्ट में डू यू थिंक रिमेनिंग 3 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। आई थिंक समझ गए होगे, रिमेनिंग 3 आर नॉट आइडेंटिकल, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, बी के रिस्पेक्ट में यू कैन गो फॉर, सामने कौन आ जाए बी के, एक बार बी के सामने बी आ जाए, एक बार बी के सामने बी आ जाए, और एक बार बी के सामने कौन आ जाए, सी आ जाए। तो ये ऐसा हो जाएगा कि एक बना दिया मैंने ए बी बी, और एक बना दिया मैंने ए बी सी। ये बात ठीक लग रही है। ये बहुत सारे कितने स्ट्रक्चर बना दिए मैंने, इसके थ्रू मैंने एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा था, है ना, उसके थ्रू 2 स्ट्रक्चर यहीं पे बना दिया। तो ए ट्रांस में, और एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें बी भी ट्रांस में हो, और ऑब्वियसली अगर सोचोगे जिसमें बी भी ट्रांस में है उसमें सी भी क्या है, फिर ट्रांस में ही है। बना देता हूं लोग, अगर बी भी ट्रांस में है तो सी भी किस में हुए, फिर ट्रांस में ही हुए। तो ये हो गया मेरे लिए स्ट्रक्चर नंबर, लेट्स स्टार्ट विद ऐसा कोई रोमन अपन शुरू कर देते हैं इस तरीके से। ये मेरे लिए स्ट्रक्चर नंबर 1 वाली फीलिंग। क्लियर हुई ये बात। अब आगे चलते हैं, जरा इस स्ट्रक्चर को देख लेना। ये क्या था, ए बी सी, और जो बच गया होगा बॉन्ड सोचो जरा, वो भी क्या है, वो भी बी सी ही है ना। तो इसमें ऐसी फीलिंग है कि सिर्फ हमारे पास ए बी सी तीनों ट्रांस में थे, इसमें हमारे पास सिर्फ ए ट्रांस में, ठीक है। तो ये हमने 2 स्ट्रक्चर बना दिए यूजिंग 1 वाला जो बेसिक मॉलिक्यूल है, या अगर आपकी इच्छा है कि दूसरा भी बना दूं, मैं साइड में बना देता हूँ छोटा सा। तो यहाँ पे लो, ए के ट्रांस में ए, बी के ऑपोजिट सी, और बचे हुए बी के ऑपोजिट सी, ठीक है। तो ये हमने बना दिए 2 स्ट्रक्चर, ये 1 था और इसको मैं 2 लिख रहा हूँ। तो ये मेरे लिए 1 था और इसको मैं 2 लिख रहा हूँ। यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलें या ना चलें, यही सोचते हैं थोड़ा सा, है ना। क्यों सोचना है यहीं पे, क्योंकि अभी जो मैं आइसोमर्स बना रहा हूँ वो कैसे आइसोमर्स हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। अगर इनमें मेरे को ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है तो वो कैसे देखी जाएगी। देखो अब उसका बेसिक रूल क्या है, अगर आप 1 और 2 में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना चाहते हो कि क्या 1 वाला आइसोमर एक ही है या 2 है। पता चला कि 1 जो मैंने लिखा है वो मैंने क्या बना दिया, सिर्फ ज्योमेट्रिकल फॉर्म तो बना दी, लेकिन वो 1 वाली चीज ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर तो ऐसा होगा कि 1 बेसिकली रिप्रेजेंट्स 2 मॉलिक्यूल्स। तो अब देखते हैं जरा इसको,
अब आप जो ये वन वाला स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, लुक इट वेरी केयरफुली, और एक बेसिक रूल याद रखो मेरे हिसाब से, आप कोई भी एक ट्रांस पेयर आइडेंटिफाई किया करो और उसको छोड़ के बचे हुए जो एटम्स हैं उनको सोचा करो कि कैन दे कम इन वन प्लेन, because if the remaining atoms can come in one plane, you can simply cut through that plane और उसके opposite sides transpair होगा, your molecule will be optically inactive। ये बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे आप एक प्लेन इमेजिन करो बड़ा प्यारा सा, कैसा, यहाँ पे एक ये प्लेन इमेजिन करो जो कि पास हो रहा है किससे, इनसे, सिर्फ इनसे, किससे बेसिकली, ये जो 1 लिखा हुआ है, जो 2 लिखा हुआ है, जो 3 लिखा हुआ है और जो 4 लिखा हुआ है, एक ऐसा प्लेन जो सिर्फ इनके थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। और अगर आप ये प्लेन इमेजिन करोगे, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में बाहर ए आ रहा है और पीछे भी ए जा रहा है ना, तो आई थिंक दैट वेरी इजीली, वेरी कन्वीनियंटली टेल्स यू कि जो ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने 1, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात समझ आई? आगे चलते हैं, जरा ये वाले पे देखो, फिर से उसी हिंट को याद रखो। क्या हिंट थी? ट्रांस पेयर के रिस्पेक्ट में बचे हुए 4 एटम्स को देखो कि क्या वो एक प्लेन में आ सकते हैं। ये देखो जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, आई थिंक यू विल रियलाइज कि ये चारों एक प्लेन में आ जाएंगे। ए को छोड़ के बचे हुए चारों एटम्स, ए को छोड़ के बचे हुए चारों एटम्स, इफ यू सी केयरफुली इन सेकेंड स्ट्रक्चर, अगेन दे सीम टू बी मेकिंग द मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी ये 1 भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये 2 भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये बात समझ आई? तो साथ में ही हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते ही क्या चेक कर दिया? ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, है ना। अच्छा, अब कुछ को लग रहा होगा कि अरे इतना टाइम लग जाएगा क्या स्ट्रक्चर बनाने? इतना टाइम नहीं लगेगा, वो प्रैक्टिस की भी बात है, और वो दूसरी बात अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। यहाँ आना जरा, ए बी वाले स्ट्रक्चर पे आओ। अब जरा फिर से वही कहानी दोहराना, ए बी वाले स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में ये चारों पोजीशन सेम है, अलग अलग है? चारों सेम है ना, बिल्कुल। तो कहीं भी उठा के कुछ भी रख दो, लो ए रख दिया, बट अब अगर ए रख दिया इसके सामने, अब 2-3 केसेस बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में, लेट मी कॉल इट अगेन, जो कन्वेंशन चल रही थी 1, 2 और 4, ये 1 to 4 थी ना। तो ए के रिस्पेक्ट में 1 और 2 तो आइडेंटिकल है, लेकिन 4th डिफरेंट है। और याद करो, अपन ने जैसे पहले कैटेगराइजेशन किया था वैसे ही अब करेंगे। कैसे? कि चलो ए के सामने बी है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए के सामने ए तो आ नहीं सकता क्योंकि 2 ए थे, वो तो मैंने कर दिए पूरे। अब क्या आ सकते हैं ए के सामने? एक बार आ सकते हैं ए के सामने बी, और एक बार आ सकते हैं ए के सामने सी। ये बात ठीक लग रही है ना? मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से बनाना है कि कुछ भी रिपीट ना हो, है ना। मतलब बिल्कुल लॉजिकली एक एक स्टेप फॉलो करते हुए चीजें बनानी है। तो क्या किया, ए के सामने बी, ये दिख रहा जी, ये रहा ए के सामने बी, ए के सामने फिर से बी, लो जी बना देते हैं ए के सामने फिर से बी, और फिर बचेगा क्या, सी के सामने सी, सी के सामने सी। और अगर इस तरीके से चलोगे, रिपीट नहीं होगा कोई स्ट्रक्चर, ना ही कोई छूटेगा, है ना, ना ही रिपीट होगा और ना ही छूटेगा। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी होते हैं। दिक्कत कहाँ होती है? आंसर होता है 8, या तो आप 10 मार्क करके आ जाओगे या आप 7 मार्क करके आ जाओगे, एग्जैक्ट नहीं बनते हैं। बस मेन दिक्कत वहां हो जाती है। ये थोड़ी है कि मतलब बना नहीं पाओगे, ठीक है। और वो 10 क्यों होते हैं? क्योंकि वो रैंडमली ड्रॉ कर रहे होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। 7 क्यों होते हैं? वो भी रैंडमली ड्रॉ कर रहे होते हैं, मिस हो जाता है कोई ना कोई। अब चलो इस पे ये बना दूं एक बार दोबारा। तो ये बेसिकली अभी मैंने 3rd बनाया है, दिस इज 3rd, ठीक है। ये बेसिकली 4th है, 4th बना देता हूँ। 4th बनाने का तरीका क्या है? लो भाई, ए के सामने ए, और क्या चाहिए, ए के सामने सी चाहिए था, नहीं सॉरी, ए के सामने बी था ये, और अब ए के सामने सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ए के सामने सी आ गया तो तीसरा क्या बना अपने पास, बी के सामने सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बी के सामने सी, ये मेरा 4th स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अगेन ट्राई टू फाइंड, अगर मैं बोल दूं कि भाई 3rd ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस बता देता हूँ कि इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ट्रिक मैं आपको समझा चुका हूँ, हमेशा ट्रांसपेयर के रिस्पेक्ट में देखो। यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेयर दिख रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में देखना है,
ठीक है, तो थर्ड इज अगेन ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे चलते हैं, फोर्थ पे आना जरा। फोर्थ में देखो कोई भी ट्रांसपेयर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। फोर्थ में कोई भी ट्रांसपेयर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब कितना भी इसमें हम कोशिश कर लें हमें सिमेट्री नहीं मिलने वाली। ठीक है, और अगर हमें सिमेट्री नहीं मिलेगी तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भाई ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। तो फाइनली हमारे पास एक ऐसी चीज आई है विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, लास्ट केस पे चलो। लास्ट केस क्या था? ए के सामने सी रखा हुआ है, ए के सामने सी रखा है, तो अब ए के सामने सी रख दिया, अब क्या केसेस हो सकते हैं? बी के सामने देखते हैं। तो अगर ए के सामने सी रख दिया तो अब बी के सामने देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बी के सामने या तो ए आ सकता है, ठीक है, ए सी रख दिया तो या तो क्या आ जाए, बी के सामने सी आ जाए, जो पहले लिख रहा हूं चलो वही बना देता हूं। तो या तो बी के सामने ए आ जाए या फिर बी के सामने क्या आ जाए, बी के सामने सी आ जाए। ठीक है, और तो क्या ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये कहानी हो जाए या वो कहानी हो जाए। तो अब इसको फिर से देखते हैं, दिस इज ए, दिस इज सी, ओके, यहां पे बी है एंड अगेन दिस इज सी। ऊपर वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट कराना एक बार। क्या बच गया? ये बच गया बी और ऊपर क्या आ गया? सी। ठीक है, ये बच गया बी और ऊपर आ गया सी, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा? बी और सी। मेरे को लग रहा है कुछ को तो अभी दिमाग में आ गया होगा एकदम से। ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने लिखा है और जस्ट ऊपर जो स्ट्रक्चर लिखा है, डू यू थिंक दे आर सेम? ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, डू यू थिंक दे आर सेम? है ना? तो ऐसा लग रहा है कि हमने शुरू जब किया था तो वो तो बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से शुरू किया था, है ना, कि भाई हम एक पेयर ये बना रहे हैं, एक पेयर वो बना रहे हैं, एक के रिस्पेक्ट में बी ट्रांस सी ट्रांस ऐसे रख रहे हैं, लेकिन फिर भी सेम आ गए। वो क्यों आए? क्योंकि बाकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो अलग अलग है, मतलब वो अलग अलग है और उसके चक्कर में चीजें थोड़ी देर बाद सेम होगी। ठीक है, ऑल्दो वी स्टार्टेड डिफरेंटली बट वी एंडेड अप मेकिंग द सेम मॉलिक्यूल। तो इसीलिए आई थिंक ये तरीका बेटर भी है कि आप पूरा लिखो कि कौन सा पेयर किसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, लास्ट पे आना एक बार। लास्ट पे आएंगे तो क्या आया? ए के सामने सी था, बी के सामने भी सी हो गया, यानी लास्ट केस में क्या बचा? बी के सामने ए। अब एक बार देखना, ए के सामने सी, बी के सामने सी और बी के सामने ए। अब देखो, अब एक बार जीवन में शक क्रिएट हो जाए तो फिर वो होता ही रहता है। तो देखने की कोशिश करते हैं क्या ये केस हुआ है कहीं पे। ए के सामने सी, हाँ हाँ, बी के सामने भी सी, हाँ हाँ, और बी के सामने ए। फिर से देखना वही आ गया। जस्ट जो फोर्थ वाला केस है, या जिसको मैं सीमिंगली फिफ्थ केस बोलना चाहता था, या सीमिंगली जिसको मैं सिक्स्थ केस बोलना चाहता था, ढंग से देख रहे हैं तो सबके सब क्या बना दिए? एक ही चीज बना दी। जो ये फोर्थ है ना, कौन सा फोर्थ? ये वाला फोर्थ, ये वाला फिफ्थ और ये वाला सिक्स्थ, तीनों क्या बना दिए? तीनों बिल्कुल सेम चीज बना दी। तो यहां तक चीज समझ आई कि भाई हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाए एक दो, ये तो क्या कर दिया हमने? ये हमने रिपीट कर दिए। ठीक है, मतलब इतना ढंग से चल रहे हैं तो भी चीजें रिपीट हो गई जाके, लेकिन फायदा बस क्या हुआ कि हाँ लिखे हुए थे तो आइडेंटिफाई हो गया क्या चीजें बेसिकली रिपीट हो रही हैं। अब देखो एक केस बच गया था यहाँ, वो और कर लेते हैं। कौन सा केस था? ए सी सामने थे, है ना, ए और सी सामने थे। एट्थ केस लिख देता हूँ, सॉरी सेवेंथ। ए और सी सामने थे, जो कि ये बनाने की कोशिश कर रहे थे अपन। अगर हम ए और सी को सामने लाते हैं तो हमने एक बार बी के सामने क्या रखा था? ए रखा। एक बार बी के सामने क्या रखा? सी रखा। एक बार बी के सामने क्या रखना है? इसका मतलब एक बार बी के सामने बी रखना है। ठीक है, तो ये रहा अपना ए सी, और अब अपन ने डिसाइड क्या कर लिया भाई, बी के सामने क्या जाने वाला है? बी के सामने जाने वाला है बी, और फिर ऑब्वियसली यहाँ क्या बचेगा? सी है। तो ए सी हुआ, फिर बी बी हुआ, और फिर सी ए हुआ। ठीक है, और एक बार चेक कर लें, क्या कंफर्म कर लें? ए सी वाला जो है कहीं भी देख लो, मेरे को लगता है एक जो सिंपल सी चीज अपन कर सकते हैं वो ये देख लो कि बी बी अकेला आ रहा है क्या विद सी ए सी।
तो बी बी कहाँ ही दिख रहा था, बी बी सिर्फ यहाँ दिख रहा था और तो कहीं बी बी आया ही नहीं, और वो भी ए सी सी के साथ आया। ठीक है, तो ये अपने 5 स्ट्रक्चर्स इन टोटल हुए। तो हमने 7 बना दिए, लेकिन उनमें से दो जो थे, है ना, वो तो हमने क्या कर दिए थे, रिपीट कर दिए थे। ये बात समझ लगी। और ये कौन से देखे हैं मैंने, जो ये 4 था, दिस वाज ऑप्टिकली एक्टिव। जस्ट इन केस यू वांट टू गो फॉर 7th, दिस इज 7th, यू कैन अगेन चेक, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सॉरी, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि यहाँ पे क्या चीज दिख रही है आपको, बी और बी का एक ट्रांसपेयर दिख रहा है। ठीक है, तो इफ यू आर एबल टू सी बी और बी का ट्रांसपेयर, देयर वोंट बी ऑप्टिकल एक्टिविटी एट ऑल। ठीक है, तो ये एक जनरल तरीका समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, ऑब्वियसली जब अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इतना शायद मुश्किल ना भी करें चीजों को। हम क्या बोलेंगे, देखो जी, स्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। एक बार हमने ए और ए को ट्रांस पे रखा है, बाकी दोनों को सिस पे रखा है। एक बार हमने बी और बी को ट्रांस पे रखा है, बाकी दोनों को सिस पे रखा है। एक बार हमने सी और सी को ट्रांस पे रखा है, बाकी दोनों को सिस पे रखा है। और एक बार क्या किया, हमने तीनों को ट्रांस पे रखा है। एक बार हमने तीनों को ट्रांस पे रखा है, और एक बार हमने क्या किया, नथिंग ऑन ट्रांस। जो ये 4, 5, 6 वाले जो स्ट्रक्चर्स थे, उसमें कोई भी आपस में ट्रांस पे नहीं है, अगर चेक करोगे तो ये भी एक तरीका हुआ सोचने का, है ना। लेकिन ये तरीका भी कब दिमाग में आएगा, जब आप थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे, उसके बाद चीजें आएंगी दिमाग में। और इसमें भी स्ट्रक्चर तो आपको फिर भी बना के देखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल जनरल अप्रोच में बता रहा था। और साथ साथ में अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर आपको सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म के रिस्पेक्ट में सोचना होता है, तो कैसे साइमल्टेनियसली यू कैन थिंक ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। मेरे को लगता है अगर इस तरीके से आप एक बार ट्राई करोगे तो यू विल बेनिफिट, है ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में, लॉजिकल तरीके से बनाने में फायदा होगा। रिपीटिशन होगी तो भी दिख जाएगी बहुत इजीली।